नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर खबर आपको विस्तार से आगे समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले समझिए, ओवैसी की पार्टी से आरजेडी को क्यों परहेज है। सैनिटरी पैड वाली सियासत भी आपको समझाएंगे। मतदाता सत्यापन से परेशानी क्या है ये भी आपको बताएंगे और जानिए किसने कहा नीतीश हैं और नीतीश ही रहेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, ओवैसी की पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने की इच्छा जताई है। लेकिन आरजेडी नेताओं की प्रतिक्रिया बताती है कि वो चाहते हैं कि ओवैसी की पार्टी बिहार चुनाव से ही हट जाए। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 6 पार्टियों वाले महागठबंधन में सीट बंटवारे पर माथापच्ची जारी है। इसी बीच एक और पार्टी महागठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। ये पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम। ओवैसी की पार्टी लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। अब हमने खुले मन से, खुले दिल से आपके सामने रखा है कि एमआईएम को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। एआईएमआईएम की ओर से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को पत्र भेजा गया है। इसमें लिखा है, सेक्युलर वोटों को बंटने से रोकने के लिए एआईएमआईएम का महागठबंधन में शामिल होना जरूरी है। इसमें यह भी जिक्र है कि 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने गठबंधन में रुचि दिखाई थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। ओवैसी की तरफ से एक बार फिर पहल हुई है और फैसला लालू यादव को लेना है। वो तो कई तरह से समर्थन कर सकते, कोई जरूरी है कि लड़ाई के समर्थन करें। ओवैसी की पार्टी लालू प्रसाद की पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहती है ताकि सेक्युलर वोटों का बिखराव ना हो। लेकिन आरजेडी नेता चाहते हैं कि एआईएमआईएम बिहार में चुनाव ही न लड़े। शक्ति यादव के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। जब अगर आप सचमुच भाजपा की नफरत की राजनीति को शिकस्त देना चाहते हैं, एक बेहतर विकल्प है कि चुनाव से अलग कर लें। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है, जो किसी भी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। 70 के दशक से मुस्लिम वोटर आरजेडी के साथ रहा है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोटिंग पैटर्न में बड़ा फर्क दिखा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल सीमांचल में 5 सीटों पर जीत और 3 सीटों पर दूसरा स्थान हासिल कर अपनी धमक दिखाई थी, जिससे आरजेडी को नुकसान हुआ था। बावजूद इसके आरजेडी नेताओं के बयान से लगता है कि वो मुस्लिम वोटों में हिस्सेदार नहीं चाहते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ओवैसी की पार्टी से लालू प्रसाद या कहें कि उनकी पार्टी आरजेडी को परहेज क्यों है, तो इसको समझने से पहले आपको बिहार में मुस्लिम वोट की सियासत को समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला सवाल यही कि कितनी सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक होती है, तो इसका जवाब है 47 सीटें। मतलब 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 40% या फिर उससे ज्यादा है। और आप ये भी जान लीजिए कि ज्यादातर जो सीटें हैं वो सीमांचल में हैं। इन 47 सीटों में से 11 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से अधिक है। इसके साथ ही 7 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 30 से 40% से अधिक है। वहीं 29 सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब करीब 20 से 30% से अधिक है। यानी कि कुल 47 सीटों पर जो मुस्लिम मतदाता होते हैं वो निर्णायक वोटर की संख्या में होते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि 2020 के चुनाव में बिहार से कितने मुस्लिम विधायक बने या कितने मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते, तो इसका जवाब है 19। यानी कि 19 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे। इन 19 सीटों में आरजेडी ने 8 सीट पर चुनाव जीता था, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते थे। कांग्रेस के 4 मुस्लिम विधायकों ने जीत दर्ज की थी, जबकि सीपीआईएमएल और बीएसपी से एक मुस्लिम विधायक जीते थे।
हालांकि ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए, जबकि बीएसपी का विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। अगर ये समझने की कोशिश करें कि कौन कितनी सीट पर लड़ा और जीता, तो आपको बता दें कि आरजेडी ने 17 मुस्लिम उम्मीदवार 2020 के चुनाव में उतारे थे, जिसमें से 8 उम्मीदवार जीत कर आए। एआईएमआईएम ने 16 उम्मीदवार चुनाव में उतारे थे, उसमें से 5 चुनाव जीत कर आए, जबकि जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन एक भी जीत नहीं सका। अब आप मुस्लिम वोट की सियासत को समझिए। देखिए, आबादी किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं और यही वजह है कि 17.7% चूंकि मुस्लिम वोटर्स हैं, तो हर किसी की नजर मुस्लिम वोटर्स पर टिकी हुई है और 90 के दशक से मुस्लिम वोटर आरजेडी के साथ रहा है। लेकिन 2020 में मुस्लिम वोट का पैटर्न बदला हुआ दिखा और ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी का खेल बिहार में बिगाड़ दिया। यानी कि ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोट में बड़ी सेंध मार ली थी। यही वजह है कि इससे थोड़ा परहेज आरजेडी के लोग कर रहे हैं। वैसे 2020 के रिजल्ट की अगर हम बात कर लें, यानी कि इसे को थोड़ा और आसान तरीके से समझें 2020 में एआईएमआईएम के प्रदर्शन को, तो रिजल्ट ये बताता है कि सीमांचल में 5 सीटों पर जीत मिली थी और 3 ऐसी सीटें थी जहां पर ओवैसी के जो उम्मीदवार थे वो दूसरे स्थान पर थे। 2025 की सियासत को आप समझिए। देखिए, ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में आना चाहती है, मतलब वो महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। आरजेडी का रुख क्या है? तो आरजेडी का रुख एआईएमआईएम को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें दिख नहीं रही हैं। अब आप समझिए कि ओवैसी की पार्टी को आरजेडी से आखिर परहेज क्यों है। तो बात इसकी यह है कि एमवाई समीकरण क्योंकि आरजेडी का भी है, यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण रहा है आरजेडी का बिहार में, और मुस्लिम वोटर्स को आरजेडी अपने वोटर्स मानते हैं। लेकिन ओवैसी के आ जाने की वजह से ओवैसी की पार्टी अगर महागठबंधन में आना चाहती है तो ज़्यादा दिक्कत आरजेडी को ही हो सकता है और यही वजह है कि आरजेडी इससे परहेज करती हुई नजर आ रही है। अब आप समझिए कि ओवैसी की पार्टी को आरजेडी से परहेज क्यों है। तो ओवैसी को गठबंधन में अगर लिया तो मुस्लिम वोट के हिस्सेदार ओवैसी बन जाएंगे। आरजेडी मुस्लिम वोट बैंक बिखरने का आरजेडी को डर सता रहा है। यही वजह है कि आरजेडी नेताओं की तरफ से कुछ अच्छी प्रतिक्रिया एआईएमआईएम को लेकर देखने को नहीं मिल रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने के लिए कांग्रेस काफी मेहनत कर रही है। माई बहन मान योजना के बाद अब कांग्रेस ने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटने की पहल की, पर कांग्रेस की ये पहल भी अब विवादों में घिर गई। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम हाथ में एक पिंक पैकेट लेकर बैठे हैं। ये पिंक पैकेट सैनिटरी पैड का है। कांग्रेस ऐसे ही पैकेट बिहार की 5 लाख महिलाओं को बांटने वाली है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें बवाल वाली क्या बात है। अब इस तस्वीर को जरा पास से देखिए। इसकी पैकेजिंग पर जो तस्वीर है, बवाल उसी को लेकर है। महिलाओं को बांटने वाली सैनिटरी पैड की पैकेजिंग पर कांग्रेस ने राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी है। बिहार सरकार की ओर से बिहार के बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है, लेकिन उस पर किसी राजनेता का, मुख्यमंत्री जी का तस्वीर नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी लगता है कि संपूर्ण दिवालियापन की शिकार हो गई है। इससे घिनौना कुछ हो सकता है? मैं शर्मनाक नहीं कहूंगा, ये घिनौनी हरकत है और ये जानबूझ के की हुई हरकत है। जरा सारे कांग्रेसियों से पूछ लीजिए, इस सैनिटरी पैड को जिसमें राहुल गांधी का चेहरा राजकुमारों की तरह चमक रहा है, अपने घर में जाके देंगे? और ये चले हैं बिहार में महिलाओं को बांटने। बिहार की महिलाएं गरीब हो सकती हैं, उनका स्वाभिमान नहीं मरा है। बवाल बढ़ा तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और कहा कि ये काम सरकार को करना चाहिए था। सरकार नहीं कर पाई, वो महिला कांग्रेस ने कैसे कर दिखाया। अरे जितने भी विधायक चुनाव लड़ेंगे, हमने उनको कहा है ये काम महिलाओं का ही नहीं है, ये काम आधी आबादी का साथ देना, उन्हें नर्क की जिंदगी बीमारी से निकालना, कपड़ा मुक्त करके पैड पे लाना, ये आपकी भी आधी आबादी की सब जिम्मेदारी है। अपील की है, हमारे जितने विधायक हैं तैयार हो गए हैं कि ये भी एक प्रचार का अच्छा जरिया है।
शायद अलकलांबा को जानकारी नहीं है कि नीतीश सरकार ने 2015 में ही स्कूल में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन बांटने की योजना शुरू कर दी थी। वो छात्राएं अब वोटर भी बन चुकी हैं। बहरहाल, जिस अभियान के जरिए कांग्रेस महिलाओं का मन जीतने की जुगत में थी, एनडीए ने उसे ही महिलाओं का अपमान बता दिया और कांग्रेस एक बार फिर अपने ही अभियान को लेकर घिर गई है। सैनिटरी पैड को लेकर शुरू हुआ विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब सैनिटरी पैड वाली सियासत को समझते हैं। दरअसल बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनावी चाल चल दी है। कांग्रेस 5 लाख महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड बांटेगी, जो महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश के तौर पर माना जा रहा है। मतलब कांग्रेस बिहार में आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 5 लाख महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड बांटा जाएगा और महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश इसे माना जा रहा है। अब सवाल है कि कांग्रेस के इस फैसले पर विवाद किस बात का है। तो आपको बता दें कि विवाद की वजह है सैनिटरी नैपकिन के पैकेट्स पर राहुल गांधी की तस्वीर। एनडीए नेताओं का यह कहना है कि कांग्रेस ने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाया है और चुनावी फायदे के लिए संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। ये आरोप एनडीए की तरफ से कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, अब आप ये भी समझिए। देखिए, महिलाओं को नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर माना जाता है। महागठबंधन नीतीश कुमार के इसी साइलेंट वोट में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, नीतीश सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं बिहार में चला रही है, तो जवाब में महागठबंधन ने माई बहन मान योजना लॉन्च की है, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया है। अब ये जानना है कि जिन महिलाओं को नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर माना जाता है, क्या उन महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड को लेकर नीतीश सरकार की कोई योजना चल रही है? तो जवाब है हाँ। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, इसमें 12वीं की छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए सरकार सालाना 300 रुपए देती है। आपको बता दें कि 2015 में ही स्कूल में सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। स्कूल के ड्रॉप आउट दर में भी इसकी वजह से कमी देखने को मिली। सैनिटरी पैड को लेकर नीतीश सरकार की योजनाओं की अगर हम बात करें तो कई अस्पताल में भी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई गई है और मात्र 2 रुपए में महिलाएं उसका इस्तेमाल करती हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए। अब इन सभी प्रस्तावों को शनिवार को पार्टी की तरफ से बुलाई गई राष्ट्रीय परिषद और खुला अधिवेशन में भी लाया जाएगा। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लालू प्रसाद की अध्यक्षता में पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव, विदेशी प्रस्ताव, सामाजिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव पेश किया गया है। चर्चा के बाद सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। अब इन सभी प्रस्तावों को कल पार्टी की तरफ से बुलाई गई राष्ट्रीय परिषद और खुला अधिवेशन में भी चर्चा होगी। खैर, बैठक आरजेडी की थी, लेकिन चर्चा का विषय मतदाता सत्यापन को लेकर निर्वाचन आयोग का फैसला रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने निर्वाचन आयोग के वोटर पुनरीक्षण को मतदाताओं का अधिकार छीनने का प्रयास बताया तो सियासत गर्मा गई। लालू यादव का यह पोस्ट हताशा भरा है, निराशा भरा है। जनता के बीच जो राजद अपना जनाधार खो रहा है, उसमें साख बचाने की कोशिश में उठाया गया एक कदम है। चुनाव आयोग निश्चित रूप से एनडीए नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि हार के डर से ही आरजेडी के नेता संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे यही लगता है कि महागठबंधन के साथियों को अपनी हार पहले ही सामने दिखाई पड़ रही है। चुनावी साल है, ऐसे में बैठक, बातचीत, चर्चा और आरोप प्रत्यारोप चलना लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से
अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आरजेडी की बैठक के बाद निर्वाचन आयोग पर सियासत अब आप समझिए। देखिए, चुनावी साल है बिहार में और जो राजनीतिक दल हैं वो चुनावी मोड में आ चुके हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, बैठक करके बयानबाजी भी जारी है। इसी क्रम में पटना में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। आज ये बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें कई प्रस्ताव लाए गए, प्रस्ताव पास हुए और सारे बड़े फैसले जो है लेंगे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, ये अधिकृत भी बैठक के अंदर कर दिया गया। आरजेडी की बैठक के बाद निर्वाचन आयोग पर सियासत क्यों हो रही है, आप इसे समझिए। देखिए, बैठक आरजेडी की थी लेकिन इसमें चर्चा निर्वाचन आयोग की होती रही, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर मतदाता सत्यापन पर लालू प्रसाद ने सवाल खड़े किए हैं और लालू प्रसाद के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल मतदाता सत्यापन का विरोध विपक्ष कर रहा है। क्यों कर रहा है, अब आप ये समझिए। जो विपक्ष है उनका कहना है कि मतदाता सत्यापन अगर होता है तो फर्जी वोटर के हटने से क्या परेशानी है, फर्जी वोट से लोकतंत्र मजबूत होगा। ये सवालों के जरिए सवाल विपक्ष से भी किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष के एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग के से मुलाकात भी की थी और उसमें बातचीत भी हुई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। एनडीए में शामिल चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जितन राम मांझी ने यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के अलावा सीएम पद के लिए किसी के नाम की कोई चर्चा नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के नेता तो पहले ही कहते रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की जीत हुई तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन? नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ही है। जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अच्छा से सरकार चला रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के सीएम उम्मीदवार कौन? नीतीश कुमार। और सरकार बनेगी फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। सम्राट चौधरी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन? नीतीश कुमार। यानी अब इस बात पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एनडीए अगर सत्ता में आता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। कि वो अनुभव आज की तारीख में बिहार को आगे लेके जाने का वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ही है। अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह चुनाव होगा और सरकार बनेगी फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। नीतीश कुमार अच्छा से सरकार चला रहे हैं, वहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं है कि कोई जाके आजमावे। एनडीए के नेता नीतीश के नाम पर बार बार एक सुर में सहमति जाहिर कर रहे हैं, पर सवाल विपक्ष खड़े करने से बाज नहीं आ रहा। नीतीश जी से आम लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है, पत्रकारों से मिलने नहीं दिया जाता। हाल के दिनों में विपक्ष की ओर से बार बार ये बताने की कोशिश हुई कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बाद चिराग, कुशवाहा और मांझी के बयानों ने सब कुछ साफ कर दिया है। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं और सबसे पहले आप जानिए किसने किसने कहा नीतीश हैं और नीतीश ही रहेंगे। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला इस बार 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी सवाल उठता है कि क्या चुनाव बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और कुछ दिनों से इस मुद्दे पर कंफ्यूजन और सियासत काफी ज्यादा हो रही थी। एनडीए के सभी घटक दलों ने कंफ्यूजन को दूर कर दिया है और सभी दलों ने कह दिया है कि चुनाव बाद नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ताकि कोई भी कंफ्यूजन जनता के बीच में ना हो। यही वजह है कि एकजुटता की बातें कही जा रही हैं और इसके साथ ही सभी घटक दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही अगली बार भी बिहार के सीएम बनेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।